अरे मजबूर ना करोगे हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर आकिब जावेद, योर फिजिक्स टीचर। अच्छा बच्चों, आज हमने ओ लेवल फिजिक्स के बारे में देखना है कि ओ लेवल फिजिक्स। अब जैसे कि सर कासिम उमर ने आपसे कल मैथ्स का लेक्चर दिया था और सर कासिम उमर ने आपको मैथ्स के बारे में सब बातें बता दी थी कि मैथ्स के कितने पेपर होते हैं, P1 होता है, P2 होता है, दिस एंड दैट। तो जो आज का लेक्चर है वो हमारा ओ लेवल फिजिक्स के बारे में है और आज हम ये पढ़ेंगे और आज हम ये सीखेंगे कि ओ लेवल फिजिक्स एक्चुअली आपके कितने पेपर लेता है। ठीक है। तो ओ लेवल फिजिक्स में हमारे पास तीन पेपर होते हैं। ओ लेवल फिजिक्स में हमारे पास तीन पेपर होते हैं। जैसा कि ये मैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देर आर थ्री पेपर्स। देर आर थ्री पेपर्स लाइक, पहला आपका पेपर है P1 विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो आपका पेपर है मल्टीपल, ये आपका 1 ओवर का पेपर होगा, 1 घंटे का, और इसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। और जो खुशी की बात है, जो बच्चों के लिए खुशी की बात है, वो ये है कि इसके अंदर किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते तो आप उनको स्किप करने के बजाय आप उनको हल कर सकते हैं और आप उनका आंसर लगा सकते हैं। तो आपका जो पेपर 1 है वो मल्टीपल चॉइस पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, जिसमें आपको 40 मार्क्स का पेपर होगा। आपका जो पेपर 2 है विच इज अ थ्योरी पेपर, ये पेपर आपका 80 मार्क्स का पेपर है बच्चों, 80 मार्क्स का। और ये आपका पेपर 1 ओवर 45 मिनट्स का पेपर है। जो आपका पेपर 1 है उसकी वेटेज बच्चों 30% होती है और जो पेपर 2 है उसकी वेटेज 50% होती है। और ये दो पेपर आपको लाजमी देने होते हैं। लाइक इसके अंदर ये जो आपका P1 और जो आपका P2 है, इसके अंदर आपके पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं है, ये आपको लाजमी देने होंगे। उसके बाद दो पेपर हैं जिसके एक को हम कहते हैं P3, एक को P4 कहते हैं। हाँ, इसके अंदर आपके पास चॉइस है कि आप या तो P3 में अपेयर हो जाएं या तो आप P4 में अपेयर हो जाएं, और दोनों के मार्क्स बिल्कुल सेम है, 40 मार्क्स, और दोनों की वेटेज भी सेम है, 20 मार्क्स। लेकिन जो पाकिस्तान में जो बच्चे पेपर देते हैं, वो बच्चे हमेशा पाकिस्तान में P4 चूज करते हैं। बच्चे पाकिस्तान में नॉर्मली P3 चूज ही नहीं करते। इसके इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपको P3 देने के लिए लैब में बैठना पड़ेगा। लाइक लैब में आपको बैठकर वो आपको प्रैक्टिकल हल करना पड़ेगा। लेकिन जो P4 है वो ये है कि आपको एग्जाम हॉल में जैसे आपके पास पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, आपको उस तरीके से आपको पेपर 4 हल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लैब में बैठ कर आपको किसी किस्म का प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं बात को समराइज करूं तो बच्चों हमारे पास फिजिक्स के तीन पेपर होंगे। P1 विच इज कंपल्सरी, 40 मार्क्स। P2 दैट इज आल्सो कंपल्सरी, 80 मार्क्स। और P3 और P4 में चॉइस है। लेकिन जैसे मैंने आपसे बता भी दिया कि बच्चे P3 को नहीं चूज करते बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है आपको बैठ के। तो बच्चे जो मैक्सिमम आपके बच्चे हैं, लाइक पाकिस्तान में अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 में से अराउंड 99 बच्चे जो हैं वो आपका P4 लेते हैं। अच्छा बच्चों, आपका ये जो P2 पेपर है जो 80 मार्क्स का है, इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है वो 9 to 10 क्वेश्चंस होते हैं। 9 to 10 क्वेश्चंस होते हैं। 9 to 10 क्वेश्चन। कभी कभार वो एग्जाम वाला आपको 9 क्वेश्चन दे देता है, कभी कभार आपको वो 10 भी दे देता है। अगर हम मार्क्स काउंट करें तो कितने मार्क्स बनते हैं? 40, 80 एंड 40। तो बच्चे ये जो आपका ओ लेवल है फिजिक्स,
इसमें अगर हम सब मार्क्स को काउंट करें तो ये 160 मार्क्स बनते हैं। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है और जब वो जो कैम्ब्रिज वाले अपना रिजल्ट शेयर करते हैं ग्रेड, तो वो ग्रेडिंग जो है वो 200 मार्क्स से करते हैं। तो ये जरा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनकी ग्रेडिंग कैसे 200 मार्क्स से होती है। देखो बच्चों, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अच्छा बच्चों, एक मैं और बात आपको बताता चलूं कि हमारा जो वेरिएंट है ना, पाकिस्तान का वेरिएंट, वो आपका वेरिएंट आपका 2 है बच्चों, ठीक है। फिजिक्स में जो पाकिस्तान में वेरिएंट चलता है वो 2 चलता है। इसका इसका मतलब ये होता है, देखो जैसे मैं आपसे अभी अर्ज भी कर रहा था और मैं आपको बता भी रहा था कि जो पाकिस्तान में आपका जो पेपर है, जैसे पेपर 1, तो उसको ऐसे देखो, ऐसे लिखा होगा पेपर 1 वेरिएंट 2। इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चों? पेपर 1 यानी जो एमसीक्यूज पेपर होगा आपका, और वेरिएंट 2, तो वेरिएंट आपने लाजमी देखने हैं। लाइक जब हम टॉपिकल पास पेपर करेंगे तो वेरिएंट आपको लाजमी देखना पड़ेगा कि ये आपका पास पेपर है या किसी किसी और रीजन का है। लाइक हर रीजन का एक अपना वेरिएंट होता है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश, सऊदीया और पाकिस्तान, ठीक है, इनका अपना अपना वेरिएंट होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास फिजिक्स जून 2025 5054 का मेरे पास ये रिजल्ट पड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो आपका 2025 में देखो, अभी ये देखो, पेपर 1 वेरिएंट 1 जो कि हमारा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह देखो, पेपर 1 एंड वेरिएंट 2, तो हमने सिर्फ इसको फोकस करना है। हमारा सिर्फ इसके साथ, बल्कि इसके साथ भी वो जो, अब देखो यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर देखो उसने 3 लेयर है, लाइक वो पेपर 3 चूज कर रहा है। लेकिन अब जैसे मैंने अभी आपको मैं समझा के आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में पेपर 3 की बजाय पेपर 4 लिया जाता है बच्चों, पेपर 3 के बजाय पेपर 4 लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका वेरिएंट जो बनेगा वो सबसे लास्ट वाला वेरिएंट बनेगा, जिसमें अगर आप देखो तो पेपर 1 वेरिएंट 1, बिल्कुल इसी तरह पेपर 2 वेरिएंट 2। अगर आप देखें तो आपका जो ए स्टार है 2025 में, वो 160 मार्क्स पे बना था बच्चों। अब आप सबके जहन में ये क्वेश्चन अब लाजमी आ रहा होगा, सर वो तो आपने पीछे बता के आ रहे हैं, वो तो पेपर ही टोटल आपका 160 मार्क्स का था। बच्चों कैम्ब्रिज वाले जो आपकी परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा 200 मार्क्स में से निकालते हैं। अब करते कैसे हैं वो, आपके पेपर को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं आपको हल्की सी चलो बता देता हूँ कि स्केल फैक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करके आपका, अब जो आपका पेपर 1 है बच्चों, जो 40 मार्क्स का था, उसमें आपका जो पेपर है वो जब आपका रिजल्ट बनाते हैं तो उसमें स्केल फैक्टर वो 1.5 यूज करते हैं। दिस इज स्केल फैक्टर 1.5 का यूज करते हैं, और उस लिहाज से वो आपकी जो ग्रेडिंग करते हैं तो वो टोटल आपके 200 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना, सर वहाँ तो 160 मार्क्स थे, और और यहाँ पर आप अभी दिखा रहे हैं कि जो ए स्टार है वो 160 पे बना हुआ। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपके जो मार्क्स है टोटल, वो आपके 200 में से आते हैं, तो 200 में से 1, और ये हर साल 2025 26 27 28 हर साल जब भी रिजल्ट बनता है तो जो आपकी थ्रेश होल्ड है वो उस ईयर्स के लिहाज से बनती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कैम्ब्रिज वालों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया होगा कि जैसे वो एक चीज कहते हैं कि यार हमेशा 140 मार्क्स पे ए स्टार मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पेपर मुश्किल आ गया तो आपकी यही थ्रेशोल्ड जो 160 पे है, ये आपके डाउन होके 160 वाली ये 145 पर भी आ सकती है बच्चों। और अगर पेपर आपका आसान आ जाए तो यही थ्रेशोल्ड आपकी अप होके 175 भी हो सकती है। तो हर साल का अपना पेपर आता है, और उस पर आपके हर साल का जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल उसका अपना होता है। तो उसी लिहाज से आपका थ्रेशोल्ड बनता है। तो मुझे जरा यहाँ तक बच्चों बताना है कि किसी को कोई अगर बात पूछनी है तो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है बच्चों, प्लीज लेट मी नो।
बच्चों यहाँ तक किसी ने अगर कोई बात पूछनी है तो वो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। ओके, देर इज नो क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारा जो ओ लेवल फिजिक्स है उसका हमारे पास जो कोर्स है, हम उसको जरा थोड़ा देख लेते हैं कि उस कोर्स में टॉपिक कौन कौन से हैं। सर हम उसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। तो ये जो आपका कोर्स है ये 2026 और 27 का कोर्स है, और आपको पता होगा कि हर 2 साल के बाद आपका कोर्स को वो चेंज कर देते हैं बच्चों, ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं और कुछ चीजें उसमें से वो बच्चे निकाल भी देते हैं। ओके, तो ये है आपका टोटल कोर्स, ठीक है बच्चों, ये है आपका टोटल कोर्स जिसमें स्पेसिफिकली 7 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स हैं सॉरी। पहला मोशन एंड फोर्स एंड एनर्जी, और दूसरा थर्मल फिजिक्स, और तीसरा वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड फिजिक्स और स्पेस फिजिक्स। बच्चों ये देखने में आपको सिर्फ 6 टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको एलिब्रेट करूं तो ये 6 टॉपिक बच्चों, सब टॉपिक की मैं बात करूं तो एक जो टॉपिक है आपका बच्चों, वो सब टॉपिक्स में लाइक 7 to 8 एक टॉपिक के सब टॉपिक्स होते हैं। तो अगर मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके काउंट करूं तो ये पता नहीं कितने टॉपिक्स बन जाते हैं, लेकिन देखने में सिर्फ ये आपके सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर एक टॉपिक के अंदर मजीद 7 to 8 सब टॉपिक्स हैं। बच्चों अब मैं आपको जरा ये बताना चाह रहा हूँ, और मैं इस चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ कि आपके 2026 और 27 में कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने निकाल दिए। तो टॉपिक्स हैज बीन रिमूव्ड। तो बच्चों जो टॉपिक इन लोगों ने इस साल निकाल दिए हैं, 25 से 27 से लेकर, तो पहला जो टॉपिक है इन्होंने जो रिमूव किया दैट इज मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर जो टॉपिक इन लोगों ने रिमूव कर दिया बच्चों। और दूसरा टॉपिक जो उन्होंने रिमूव किया है दैट इज मर्करी मैनोमीटर। और जो तीसरा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भी टॉपिक इन लोगों ने रिमूव कर दिया है। और ये टॉपिक वो है जहाँ से आपका मैक्सिमम आपका P4 का पेपर बनता था, लाइक जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे। एनीवेज, और जो उन्होंने आपका टॉपिक रिमूव कर दिया दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ये 4 टॉपिक हैं बच्चों जो 2025 और 27 का सिलेबस में रिमूव कर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इनकी जगह उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो जो टॉपिक इन लोगों ने ऐड किए हैं, द टॉपिक दैट वर एडिड, तो पहला जो टॉपिक इन्होंने ऐड किया है वो मोमेंटम है। लाइक इससे पहले ओ लेवल में हम मोमेंटम नहीं पढ़ाते थे, हम बच्चों को मोमेंटम जाके कहीं एएस में पढ़ाते थे, लेकिन अब ओ लेवल में मोमेंटम पढ़ाया जाएगा। और टॉपिक नंबर 2 दैट इज सर्कुलर मोशन। टॉपिक 3 जो इन्होंने यहाँ पर न्यू ऐड किया है दैट इज डायफ्रैक्शन। और टॉपिक 4 जो न्यूली ऐड हुआ है दैट इज स्पेस फिजिक्स। और ये तो पूरा चैप्टर ही है। और बच्चों सबसे जो ज्यादा मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता है, लाइक जो जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है, वो सबसे मुश्किल टॉपिक वो स्पेस फिजिक्स को करते हैं। और वो इसलिए कहते हैं बिकॉज ये टॉपिक आपका अभी ऐड हुआ है। तो जो टॉपिक भी न्यूली ऐड किया जाता है वो हमेशा टॉपिक बच्चों को मेनली मुश्किल लगता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों का फीडबैक जो मैंने लिया तो वो कहते हैं सर ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये न्यूली एडिट था, तो उनसे इनकी ज्यादा
शनासाई नहीं थी। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ चार टॉपिक हैं जो रिमूव किए गए हैं और चार टॉपिक हैं जो न्यूली ऐड किए गए हैं। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर, मैनोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, मोमेंटम, सर्कुलर मोशन और डायफ्रैक्शन और स्पेस। अच्छा, नहीं बच्चे, ये मैं बेसिकली ओ लेवल की बात कर रहा हूँ। हालांकि जो ओ लेवल फिजिक्स और जो आईजीसीएसई है, इनका टॉपिक सेम ही है। लाइक ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी ओ लेवल और आईजीसीएसई है। हाँ, लेकिन दोनों का जो आपका पेपर आता है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। लाइक जो क्वेश्चन की अप्रोच होती है ओ लेवल कैम्ब्रिज की और जो आईजीसीएसई, वो हल्की सी डिफरेंट होती है। लेकिन ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये सारे वही टॉपिक हैं, क्योंकि ओ लेवल और आईजीसीएसई के टॉपिक मेनली सेम होते हैं। हाँ, जो ऑक्सफोर्ड लेता है, जो एड एक्सेल है, वो थोड़े से चेंज होते हैं। और एड एक्सेल का एग्जाम सबसे मुश्किल आता है, फिर आईजीसीएसई का, और सबसे आसान जो देखा गया है वो ओ लेवल का आता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना अब चाह रहा हूँ कि आपके ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इनकी जो वेटेज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे है। तो अगर मैं आपको टॉपिक सारे दिखाऊं बच्चों, देखो, थोड़ी सी बात को समझने में शायद आपके लिए आसान नहीं हो जाए, आप लोगों के लिए। तो ये है हमारे पास पहला टॉपिक्स, ठीक है। जो मैंने आपसे अभी कहा था कि देखने में सिर्फ ये चार टॉपिक्स हैं, तीन टॉपिक्स हैं, या सात टॉपिक में बताए थे, लेकिन ये जब इनको हम पढ़ेंगे तो इनके अंदर बहुत ज्यादा सब टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे कि अब देखने में, मैं बच्चों देखो, मोशन एंड फोर्स सिर्फ एक सिर्फ एक ही टॉपिक है सर, मोशन एंड फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखें, इस मोशन, फोर्स एंड एनर्जीज के अंदर कितने टॉपिक आ गए, 1 2 3 4, हमारे पास कोई 8 सब टॉपिक्स आ गए। अब इसके अंदर हम बच्चों को, और ये जो आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज है, बच्चों होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये जो हमारा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, ये जो सबसे पहला टॉपिक है, ये मेनली आपका P4 में बहुत यूज होता है। लाइक जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसमें सबसे ज्यादा आपको P4 यूज करना होगा, ठीक है। तो P4 जो एग्जाम है, उसमें फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा आती हैं बच्चों, सबसे ज्यादा। जो आपकी वेटेज है वो यहाँ से, लाइक आपको माइक्रोमीटर यूज करना आना चाहिए, लाइक आपको रीडिंग नोट करनी आनी चाहिए कि रीडिंग कैसे लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें लाइक आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास मोशन आ जाता है। अब मोशन में जो ओ लेवल वाले आपको सिखाना चाह रहे हैं, उसमें वो आप वो सबसे पहले ये डिमांड करते हैं कि बच्चे को स्पीड की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। उस उसके बाद वो चाहते हैं कि आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको डिस्टेंस की, लाइक आपको जो स्पीड है वो डिस्टेंस की फॉर्म में बताना आना चाहिए, और आपको जो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बतानी आनी चाहिए। इसी तरह एक्सेलरेशन है, फिर इनके टाइप्स है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन आ जाती है। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो काइनामेटिक्स में, इसको बच्चों काइनामेटिक्स कहते हैं मोशन के, तो इसमें जो सबसे ज्यादा, जो मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है, जो मैंने देखा है, वो बच्चों को ग्राफ सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। लाइक ग्राफ एक ऐसा पोर्शन है बच्चों जो सबसे ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपको ग्राफ्स के बारे में मेनली ज्यादा फोकस करूंगा कि ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं, और ग्राफ को हम हम जब वो अब जो आपका ग्राफ होगा उनको आप देखना कैसे है, लाइक उनके जो बॉक्सेस को आपने रीड कैसे करना है। उसके बाद
mass and weight, लाइक बहुत आसान टॉपिक है, लाइक सिर्फ आपको 2 से 3 फार्मूले आने चाहिए। डेंसिटी है, फोर्स है। अब जैसे फोर्स का एक ही फार्मूला जो आपको यहाँ पर यूज होगा, लेकिन मोमेंटम की फॉर्म में जो आपका ओ लेवल में पहले नहीं था, लेकिन इस साल फोर्स के 2 फार्मूले होंगे। तो जो सबसे ज्यादा फार्मूला आपको आप देखा भी होगा, दैट इज फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, लाइक इसको हम सेकंड लॉ भी कहते हैं। उसके बाद फोर्स कंटिन्यू, अभी आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन जो न्यूली ऐड है, लाइक जो पहले आपका नहीं था। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो इन लोगों ने इसी साल लाइक 25 में इन्होंने ऐड किया, ठीक है, पिछले साल 25-27 के लिए, दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम न्यूली टॉपिक है। और बच्चों देखो, आज से पहले जो बच्चा भी ओ लेवल में आता था, उसको टीचर सिर्फ यही बताता था कि आपने सिर्फ एफ इजिकल टू एम ए देखना है, एफ इजिकल टू एम ए देखना है। क्योंकि सारे आपके जो फार्मूले हैं या आपके जो सारे न्यूमेरिकल हैं, वो सिर्फ एक ही फार्मूले से हल हो जाते थे। लेकिन अब सिर्फ फोर्स आप मोमेंटम से नहीं करेंगे। ये मेरी बात आपने याद रखनी है कि अब हम जो फोर्स फाइंड होगी वो सिर्फ एम ए से नहीं करेंगे। एक और फार्मूला हमारे पास आ गया है, और वो है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये सबसे जरूरी बात, इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज जो भी आपका ओ लेवल में या ए लेवल में जो आपका टॉपिक न्यूली ऐड होता है, उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एफ इजकल टू एम ए, सेकेंड लॉ न्यूटन, और रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, ये 2 फार्मूले आपने फोर्स के लिए करने। जब भी आपसे वो फोर्स मांगेंगे, तो इन्हीं 2 फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। वर्क पावर, वर्क क्या होती है, उसके बाद एनर्जी, वर्क एंड पावर। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अब चीज़ें आ जाती हैं कि हम एनर्जी को, रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं उनको, और पावर क्या होती है, और पावर का फार्मूला क्या होता है, और पावर की यूनिट क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी का फार्मूला अक्सर मैंने देखे हैं बच्चों को याद, लाइक वो उसको उल्टा याद कर लेते हैं। एफिशिएंसी में बच्चों हमेशा आउटपुट ऊपर लिखेंगे और नीचे इनपुट लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये भी मैंने देखे हैं कि बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं, वो कभी कभार इनपुट ऊपर लिख के आ जाते हैं, आउटपुट नीचे लिखते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली ये फार्मूला ठीक नहीं है और इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एनी क्वेश्चन बच्चों, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरा वो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ ले। फिर मैं फर्दर थोड़ा सा बता के फिर मैं 2 से 3 चीजें आपको और बताऊंगा। फिर मैं आपको एक टॉपिक जो ग्राफ उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है बच्चों चैट बॉक्स में तो मुझसे लाजमी पूछ लें। नो क्वेश्चन, ओके। प्रेशर, और प्रेशर का एक ही फार्मूला है, ठीक है, इक्वल टू एम ए, और बहुत ही आसान फार्मूला है ये। अक्सर बच्चों को ये फार्मूला याद ही होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ये आपको आनी चाहिए। अच्छा बच्चों, ये तो अब मैंने कुछ आपको टॉपिक्स का ओवरव्यू दे दी है। अब मैं चलता हूँ कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाईली वेटेज रखते हैं। तो इनको मैंने 5 से 6 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। तो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि इनमें से कौन से टॉपिक जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं और कौन से टॉपिक हैं जो बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। और वो जो मुश्किल लगने की असल वजह है, मैं वो भी आपसे आपसे डिस्कस करूंगा, लाइक पेपर खोल के कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को एग्जाम में मसला करती है। तो अगर मैं इन टॉपिक्स को देखूं, तो जो सबसे पहला टॉपिक वेटेज की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, तो जो पहला टॉपिक है, टॉपिक्स एरिया, दैट इज न्यूटन, लाइक जितने भी न्यूटन्स के लॉज हैं, फोर्स हैं, मोमेंटम्स भी जैसे रिसेंटली ऐड हुआ है। तो ये आपका पहला टॉपिक है। तो अब ये टॉपिक्स तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को ये एग्जाम में मसला करता है। लाइक मसला क्यों करता है, जैसे ही एग्जामिनर अपनी क्वेश्चन देने की अप्रोच चेंज करता है,
तो बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं होता। लाइक वो उसके डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, फॉर्मूले कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हल नहीं होते। तो इसकी जो वेटेज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं एस्टिमेटेड वेटेज की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, एस्टिमेटेड वेट, तो ये जो आपका पहला टॉपिक है बच्चों, ये 20 to 25% वेटेज रखता है। लाइक ये मैं अभी जो है P1 या P2 की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं P1 और P2 को मिला के बात कर रहा हूँ। लाइक आपका P1 हो या आपका P2 हो, उनको मिला के अगर मैं देखूं, लाइक तो ये जो आपका टॉपिक है ये 20 to 25% वेटेज रखता है, और ये जो बहुत ज्यादा वेटेज है बच्चों, बहुत ज्यादा वेटेज है। और टू, दैट इज थर्मल फिजिक्स। इसमें जो वेटेज है वो 15 to 18% वेटेज है। लाइक ये भी ज्यादा वेटेज रखता है, लाइक लेकिन जो आपका न्यूटन, जो आपका मैकेनिक्स है, उससे ज्यादा इसकी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उससे ही। तीसरा, जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक लगता है, दैट इज वेव्स। वेव्स बच्चों को समझ नहीं आती। इसकी वेटेज 10 से 12% है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसकी बच्चों जो वेटेज है वो बिल्कुल उतनी है जितनी मैकेनिक्स की थी, लाइक 22। तो अगर मैं बात को समराइज करूं तो बच्चों, जो आपका पहला टॉपिक है मैकेनिक्स, और जो आपका फोर टॉपिक्स हैं, इन दोनों की मिला के जो वेटेज है वो अराउंड 50% बन जाती है, 40 से 50%। तो अगर बच्चे एग्जाम के दिनों में, या उनको कोई टॉपिक मुश्किल भी लगते हैं, तो अगर वो 3 से 2 टॉपिक इनको बहुत पक्का कर लें, तो उनका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिन्होंने अब एग्जाम में ए स्टार लेना है, तो उनको तो कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ टॉपिक की बात नहीं कर रहा, उनको टॉपिकल्स भी करने चाहिए, उनको पास्ट पेपर भी करने चाहिए। और जो आपका कैम्ब्रिज का एग्जाम है, ये सारा बेस ही आप करता है कि आपने कितने टॉपिकल सॉल्व किए हैं, कितने ईयरली पास पेपर सॉल्व किए हैं। ओके। 5, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, दैट इज 10 to 15% वेटेज। और 6, जो आपका न्यूली एड हुआ है, दैट इज स्पेस फिजिक्स, 10 to। तो ये कुछ मैंने आपके सामने एग्जाम्स, लाइक जो मेरी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है बच्चों को पढ़ा के, तो ये मैंने इनको कैटेगराइज ऐसे कर लिया कि जो मैकेनिक्स है उसकी इतनी वेटेज है, और जो थर्मल फिजिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, उनकी सब की इतनी 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 वेटेज है। तो अगर देखा जाए, तो जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपकी मैकेनिक्स और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लाइक, और उनकी वजह क्या है। तो वो कौन से टॉपिक हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, और उनमें उनमें वो कौन कौन से एरियाज हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। तो उससे जाने से पहले बच्चों, जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दो को, आप जरा बता दो कि यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, कि जो मैं आपसे बात समझाना चाह रहा हूँ, या अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरा वो चैट बॉक्स में पूछ ले, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। जी आमना, एनी क्वेश्चन? ओके, लेट्स डिस्कस मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स में से जो सबसे ज्यादा हाईली वेटेज रखता था,
वही टॉपिक आपका बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, दैट इज मैकेनिक्स। आज हम मैकेनिक्स के बारे में कुछ बात भी हम करेंगे कि मैकेनिक्स बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है, मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स पहला टॉपिक है जो बच्चों को एग्जाम में जाके, हालांकि जब बच्चे कॉलेज में स्कूल में जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उनको उनको ऐसा लगता है कि उनको वो सारा समझ आ रहा है, और वो वहां पर बड़ी कहते हैं कि हमें सारा समझ। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में बैठते हैं तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन, जैसे ही वो एग्जामिनर उस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देता है तो बच्चों से क्वेश्चन नहीं होता। तो मैकेनिक्स में क्या था बच्चों, फोर्सेस एंड मोशन। और इनके जो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, जो बच्चों को मसला करते हैं, वो आपके प्रॉब्लम होते हैं, लाइक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं वो बच्चों को मसला करते हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। और जो बच्चों बच्चों को एग्जाम में तो मसला करते हैं वो न्यूटन्स के लॉ हैं। लाइक वो जब एग्जामिनर आपको, जब न्यूटन्स के लॉ में जब वो आपको कोई आपको एक, जैसे वो कोई भी एक आपके सामने बात रख देगा कि ऐसा हो रहा है, तो फिर बच्चों को वो चीज समझ नहीं आ रही थी कि यार यार यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लॉ है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, सेकंड लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, और आपका थर्ड लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है। हालांकि बच्चों को फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ सिर्फ याद करने में कभी भी मसला नहीं आता, वो उनको याद कर लेते हैं। लेकिन जो आपका ओ लेवल का एग्जाम है बच्चों, ये सिर्फ याद करने का एग्जाम नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ओ लेवल फिजिक्स सिर्फ याद करने से और रट्टा लगाने से, और सिर्फ आपको सिर्फ फार्मूले सिर्फ याद करने से अगर आपको ए स्टार मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओ लेवल जो फिजिक्स का एग्जाम है, आपको थिंकिंग करनी पड़ती है, आपको उन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, और आपको डीप डाइव जाके उन आपको टॉपिक्स को समझना पड़ता है, और आपको फिर पास्ट पेपर्स हल करने पड़ते हैं। तब कहीं जाके आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। अदरवाइज आप उनको याद तो कर लोगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देगा, तो फिर वो आपको असेस ही नहीं कर, आप कर पाते कि इसको मैं कैसे हल करूं, ये कैसे हल हो। ओके, टॉपिक नंबर 2 जो बच्चों को मसला करता है, दैट इज वेव्स एंड लाइट। तो बच्चों, वेव्स एक ऐसा टॉपिक है ओ लेवल की फिजिक्स में, जो अगर मैं बात करूं 100 में से 70 से 80% बच्चों को ये क्वेश्चन, ये यहाँ से जो क्वेश्चन आता है मसला ही करता है। तो वेव्स एंड लाइट में वो कौन से टॉपिक्स हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जहां पर जाके बच्चे स्टक हो जाते हैं एग्जाम में, उनको हल नहीं करना आता। तो पहला टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइक इनका सिर्फ वो फार्मूला तो याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस टॉपिक के एडवांस न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चे एग्जाम में जाके स्टक हो जाते हैं। उनको नहीं समझ आ रही होती कि अब यहाँ से करना कैसे है और इस सवाल को कैसे हल करना है। इसके अलावा इसी टॉपिक में जो टॉपिक है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वो टॉपिक है जो बच्चों को मसला करता है। इसके अलावा जो आपका थर्ड है, लाइक ये जो लेंसेज की रेज डायग्राम होती है, इनको बच्चे नहीं समझ पाते। लाइक इसके अंदर जो आसान आसान चीजें हैं वो सारे कर लेंगे, लेकिन अब जैसे मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ ये दो बातें तो नहीं है। मैकेनिक्स के अंदर तो मैं आपको दिखा के आ रहा हूँ कि कोई 7 से 8 टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर जाके बच्चे स्टक हो जाते हैं। इसी तरह वेव्स एंड लाइट में जो आसान सा चीजें हैं वो तो सारे कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से क्वेश्चन आता है और एडवांस्ड मेडिकल का क्वेश्चन आता है, तो बच्चों को वो समझ ही नहीं आ रहा होता, वो स्टक हो जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी बच्चे जाके स्टक हो जाते हैं। लाइक वहां पर वो कौन से टॉपिक हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक लेंसेज लॉ है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता। लाइक उनकी डेफिनेशन तो सबको आती है कि लेंसेज लॉ कहता क्या है, लेकिन उससे जब क्वेश्चन आता है तो किसी से हल नहीं होता। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरह आपका जो माइकल फैराडेज लॉ है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और यही बच्चों को
मसला करते हैं। जैसे ही वो एग्जाम में बैठते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल से जैसे ही कोई उनके सामने क्वेश्चन आता है तो वो उनसे नहीं हो पाता, वो स्टक हो जाते हैं। और लास्ट सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा मसला करते हैं फिजिक्स में। जो आपका चौथा टॉपिक्स है वो वही टॉपिक है जो इन्होंने न्यूली ऐड किया है, एंड दैट वाज स्पेस फिजिक्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ तो ये सारा टॉपिक बच्चों को समझ नहीं आता। सर क्यों समझ नहीं आता? बिकॉज ये उन्होंने अभी ऐड किया है, तो जो टॉपिक भी न्यूली ऐड किया जाए, ये मैं आपको पहले भी बता के आ रहा हूँ, वो बच्चों को नॉर्मली समझ नहीं आ रहा होता। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में मैं आपको ये कहूँ कि जो है ना ये पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब टॉपिक समझ नहीं आया। तो ये जो आपका स्पेस फिजिक्स है, ये होल टॉपिक बच्चों को मसला करता है। तो मैंने आपको आज तक ये बताया है कि ओ लेवल फिजिक्स में न्यूली कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं। 4 टॉपिक्स ऐड हुए हैं और 4 रिमूव हो गए। फिर मैंने आपके सामने मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है पिछले 5 से 6 सालों का, जो बच्चों ने मुझे आके पेपर बताए, फिर मैंने खुद पेपर देखे, उनको असेस किया। तो अगर मैंने उनकी जो वेटेज बनाई तो उनको मैंने 6 हिस्सों में कैटेगराइज कर लिया, जिसमें मैकेनिक्स की सबसे ज्यादा वेटेज थी, और उसी उसी के साथ उतनी ही वेटेज इलेक्ट्रिसिटी की थी जो 20 से 25% थी। उसके उसके बाद जो सबसे आखिरी टॉपिक है जो अभी ऐड हुआ है वो 10 से 15% थी। फिर मैंने आपको ये बताया है कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चों को एग्जाम में मसला करते हैं। उनको समझ तो आ जाते हैं जब क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में जाते हैं तो वो उनसे क्वेश्चन, क्योंकि अब ये मेरी आपने बात याद रखनी है बच्चों, ओ लेवल का एग्जाम अगर बहुत ही आसान आ जाए तो फिर भी कोई खुश होने की बात नहीं है। बिकॉज उसके उस एग्जाम का जो आपका थ्रेश होल्ड है वो आपको फिर इतना हाई हो जाएगा, फिर उसमें ए स्टार लेना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा भी रहा था, 2025 में जो आपका थ्रेश होल्ड था वो 160 बना था। अब 200 में से 160 नंबर लेंगे तो आपको ए स्टार मिलेगा। लेकिन अगर वो एग्जाम आसान आ जाता तो 135 पे हो जाता, 130 पे हो जाता। तो अब ये 4 टॉपिक्स हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा मसला करते हैं। और जो मैंने देखा है, जो बच्चे सिली मिस्टेक जब करते हैं तो वो उनको यूनिट्स की बहुत गलती करते हैं। ये मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। बच्चों, आपको एस आई यूनिट याद होनी चाहिए यूनिट्स में, और जो उनकी कन्वर्जन होती है किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को ग्राम को किलोग्राम में, और किलोग्राम को ग्राम में, तो ये चीजें आपकी फिजिक्स में फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा एग्जाम में जाके। क्योंकि जो आपके कैम्ब्रिज वाले हैं वो इन चीजों को बहुत नोट करते हैं कि बच्चे ने जो यूनिट है वो सही लिखी है, उसने मैथ को किलोग्राम में लिखा है या उसने मैथ को ग्राम में कर दिया, और दिस एंड दैट। तो एसआई यूनिट आपकी वो चीज है कि जो आपके 7 से 8 नंबर आपके वो कटवा सकती हैं। अगर आपने कैजुअली आप एग्जाम दिया तो और आपने एसआई को अपने जेहन में ना रखा, तो 6 से 7 8 नंबर आपके मुफ्त में कट जाएंगे। सवाल आपने सारा ठीक किया होगा, आपने उसको पूरा सही फार्मूले से किया होगा, असेस ठीक किया होगा, लेकिन आपने सेंटीमीटर नहीं लगाया, वो आपका मार्क्स काट देगा। ठीक है। तो ये अब कैम्ब्रिज की थोड़ी सी है। तो जैसे कि हमारा पास जो मैथ्स होता है, हमेशा उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जो हमारा वेट होता है उसको हम हमेशा न्यूटन्स में मेजर करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो लेंथ है उसको हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, एटीसी। इसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपने 6 से 7 मार्क्स बचाने हैं, तो बच्चों इन चीजों को आपने बहुत अच्छे से देखना है, बहुत फोकस करके देखना है, वरना आप लोगों के मुफ्त के मार्क्स कट जाएंगे। अब जो बच्चों को सबसे ज्यादा मसला करता है ना कैनामेटिक्स में, वो है ग्राफ्स। बच्चों, अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो ये बात गलत नहीं है कि अगर आप लोगों ने ओ लेवल में फिजिक्स में ग्राफ्स अच्छे तरीके से समझ लिए तो बिलीव मी, एएस और ए टू की फिजिक्स आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। सिर्फ मैं ग्राफ्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने होल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आपने उनको याद कर लिया, रटा लगा लिया, ओ लेवल में आपने
अगर जो है ना वो ए स्टार भी ले लिया, तो बच्चों ए एस में आपका ए स्टार नहीं आएगा। इसीलिए ओ लेवल फिजिक्स आपने इतनी अच्छी पढ़नी है कि जो आपको ए एस में या आपको ए लेवल में हेल्प कर सके। तो ग्राफ्स वो चीज है कि ए टू में सबसे ज्यादा ग्राफ आते हैं, ए एस में सबसे ज्यादा ग्राफ आते हैं। और जो आपकी ग्राफ्स है इसकी जो बेसिक है वो आपकी ओ लेवल से ही बनेगी। तो बच्चे जो हैं वो ओ लेवल में ग्राफ्स को उस तरीके से अच्छा अच्छा करते ही नहीं है, फिर जैसे ही वो बड़ी क्लास में जाते हैं तो उनको बड़े मसले मसाइल पेश आ रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़े से ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। तो ग्राफ्स पे जाने से पहले मुझे बच्चों जरा चैट बॉक्स में बता दो कि जहाँ तक कोई मसला है जो ओ लेवल का, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है बैकग्राउंड, होता क्या है, पेपर कितने होते हैं, वेरिएंट कौन सा होता है, किसकी कितनी वेटेज होती है, और ये सारी बातें मैंने आपके साथ जो डिस्कस की है, यहाँ से आपने कोई बात पूछनी है तो मुझसे जरा चैट बॉक्स में पूछ लें। फिर मैं जरा आपके सामने थोड़ा ग्राफ्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ग्राफ्स को हम कैसे स्टडी करते हैं। जरा मुझे आप चैट बॉक्स में थम अप कर दें तो ताकि मुझे समझ आ जाए कि ऑल इज वेल। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें, वरना कोई डन कर दें ताकि मुझे हो कि हाँ हर चीज सही जा रही है। इज एनी क्वेश्चन? नो। ओके, लेट्स गो टू ग्राफ। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा ओ लेवल ग्राफ्स के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ, और मैं आप ग्राफ्स के बारे में आज इसलिए थोड़ा बताना चाह रहा हूँ नेक्स्ट 10 से 15 मिनटों में, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बच्चों को बहुत तंग करता है। और कुछ बच्चे तो ग्राफ्स को करके ही नहीं जाते, और कुछ बच्चे ग्राफ को करके जाते हैं लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं तो उनसे ग्राफ नहीं होते। तो ग्राफ्स में वो कौन सी चीजें हैं कि जो आपको लाजमी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ से जो काइनेमेटिक्स से ग्राफ्स का, और आपका जो काइनेमेटिक्स है यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वो ग्राफ्स का है। और हमेशा पेपर में आपका आएगा, पे टू में तो ये लाजमी आता है। और पहले 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके ग्राफ्स के से उठ के आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपके सामने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की थोड़ी सी बात करूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो देखो हमारे पास जो ग्राफ होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये बात याद रखनी है, हमेशा आपका जो टाइम है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस हम रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर सकूं, तो ये आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आपने टाइम को रख दिया और यहाँ पर आपने डिस्टेंस को रख दिया। तो देखो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज लाजमी पता होनी चाहिए कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या बनता है बच्चों। जो आपका ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या बनता है। अब आप लोग जाके मैथ में सीखोगे कि व्हाट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है बच्चों, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो बच्चों यहाँ पे वाई क्या आ रहा है, अगर आप देखो वाई एक्सिस में आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस में आपको टाइम नजर आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप क्या मिल जाएगा, अगर आपको फार्मूले पता है तो ये आपको स्पीड मिल जाती है। तो सबसे पहली बात जो ग्राफ में सीखने की है वो ये है कि आपके पास किसी किस्म का ग्राफ आए, किसी किस्म का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ हो, आपको एक बात लाजमी पता होनी चाहिए कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बनेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अब देख भी लिया कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट है वो स्पीड बनती है, ठीक है।
उसके बाद आपको दो से तीन बातें और पता होनी चाहिए। अगर मैं इस ग्राफ को बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं तो इसकी स्लोप क्या बनेगी। तो ये आप जाके मैथ्स में आप लाजमी सीखेंगे कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है उसका ग्रेडियंट जीरो होता है। तो अगर मैं कहूं बच्चों कि ये आपके पास एक ग्राफ है, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ, बल्कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सॉरी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मैं यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट कितना है, उसका मतलब क्या होगा। सर इसका मतलब होगा कि आप स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सवाल दो तरह से पूछा आपसे जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि इस ग्राफ की स्पीड मालूम करें, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर ओवर टाइम। लेकिन जैसे आप इंशाल्लाह मैथ में पढ़ भी लेंगे सरकासी उम्र से कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो जीरो है, बिकॉज आप देखें कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका ग्रेडियंट जीरो होता है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्चुअली जीरो है। इसका मतलब इस ग्राफ की स्पीड जीरो है। सिंपल इज दैट। इस ग्राफ की स्पीड जीरो। इसी तरह अगर मैं एक और ग्राफ ड्रा करूं बिल्कुल सेम नोयत का, लेकिन मैं ग्राफ थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब मैं ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपका टाइम आ गया एक्स एक्सिस में हमेशा। और अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बजाय अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, दिस इज, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस में स्पीड आ जाएगी या वेलोसिटी आ जाएगी। अगेन कोई भी ग्राफ आ जाए आपके सामने, एक चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि सर आकिब ने कहा था कि हर ग्राफ की आपने सबसे पहले ग्रेडियंट मालूम करना है। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट हम कैसे मालूम करेंगे, व्हाट इज ग्रेडियंट, पीछे बता के आ रहा हूं, ऊपर देखिए। ग्रेडियंट इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर आपका वाई एक्सिस में क्या आ रहा है, दैट इज स्पीड, और एक्स एक्सिस में आपका क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट मालूम करना चाहूँ तो ये स्पीड अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो एक्सेलरेशन बनती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता हूँ, बिल्कुल सेम जैसे मैंने पीछे ड्रा की थी, बिल्कुल सेम। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो ग्रेडियंट है वो जीरो होता है। इसका मतलब कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो है, विच अल्टीमेट मीन कि इस ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो आएगी। तो इस तरीके से आप ग्राफ को देख के उसका ग्रेडियंट मालूम कर सकते हैं। कभी कभार एग्जामिनर आपका नॉलेज भी चेक करेगा, नॉलेज वो आप ऐसे चेक करेगा, वो आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रा करके दे देगा बिल्कुल सेम, और वो आपसे कहेगा फाइंड एक्सेलरेशन। तो जिस बच्चों को ये ही नहीं पता कि जो आपका ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन होता है, तो वो किस तरीके से एक्सेलरेशन सही फाइंड कर सकता है, वो कभी फाइंड नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ तक बच्चों कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो जरा चैट बॉक्स में, कि ये जो मैंने ग्राफ की दो बातें डिस्कस की हैं, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लो। ग्राफ्स बहुत लाजमी है बच्चों। एनी क्वेश्चन, चैट बॉक्स। नो क्वेश्चन। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ पास पेपर से ग्राफ्स के। देखो बच्चों, ग्राफ्स आपको रीड लाजमी करना आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस में डिस्टेंस आ रहा है, और आपके पास जो एक्स एक्सिस है उसमें टाइम आ रहा है।
देखो, ये आपका है 1000, ये है 1500। अब ग्राफ कैसे समझने होते हैं, देखो आप देखो कि आप 1000 से 1500 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 500 का। और जरा आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं अब, कि कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, आपके 5 बॉक्सेस हैं। और जो इसमें डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 500 का आ रहा है। इसका मतलब ये हो बच्चों, जो एक बॉक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 वैल्यू है। तो ये वो चीज है जो बच्चों को बेसिक भी नहीं पता होती एग्जाम में जाके। उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि अगर आपका जो ग्राफ है वो इस पॉइंट को हिट करेगा, तो आपकी वैल्यू जो है स्पीड की कितनी होगी या डिस्टेंस की कितनी होगी। तो आपने यही देखना है कि अगर वो इस पॉइंट पे आ रहा है तो 1 2 3 4, तो आपने कितना ऐड करना है, 100, 200, 300 और 400। तो आपने 1000 में 400 ही नहीं, इसका आंसर 1400 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ भी रीड करने आने चाहिए कि अगर वो बॉक्सेस हैं, तो वो कितने बॉक्सेस लेफ्ट में जा रहा है तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितना ऊपर जा रहा है कितनी इंक्रीज हो रही है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक दो चीजें और दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, और होप्स हो कि आप गलती ना करें। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बच्चे ने जब एग्जाम दे के आया तो उसने गलती ये की। यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ लिक्विड डाल दिया और आप उसका जो मैस है आप उसको मेजर कर रहे हैं। देखो मैस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है आपके आपके सामने। मैस यहाँ पर लिखा हुआ है 1100 ग्राम। अगर वो आपसे 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 देखो, अगर वो ऐसे कह दे कि द मैस ऑफ एम्प्टी बीकर इज, द मैस ऑफ एम्प्टी बीकर इज 400 ग्राम, ये आपका एम्प्टी बीकर का मैस है, एम्प्टी बीकर। तो अगर वो आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ यहाँ पर जो लिक्विड है उसका कितना मैस है, तो देखो इसका होल मैस कितना था, 1100, ठीक है बच्चों। और ये जो एम्प्टी बीकर है इसका मैस था 400। तो अगर आपने इस लिक्विड का मैस मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, जो लिक्विड है उसका मैस हम कैसे फाइंड करेंगे, हम 1100 में से 400 माइनस कर देंगे, तो जो 700 ग्राम है ये मैस ऑफ द लिक्विड आ जाएगा। बच्चों कोई क्वेश्चन करना है आपने तो मुझसे आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। सेशन को हम एंड करने जा रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। बच्चों एनी क्वेश्चन। बच्चों एनी क्वेश्चन, तलहा मिर्जा, मोहम्मद अहमद, आमना, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी बच्चों इन द चैट बॉक्स। नो क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्लास को एंड करते हैं। विश यू, वेट अ सेकंड। जी जी सर आकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आकिब, आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस का अगर आंसर करना चाहिए, जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, काइंडली प्लीज। जी 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 जी। ओके बच्चों, ये जो आपका पेपर है आईजीसीएसई का, बच्चों ये मैं आपको पहले बता भी रहा था, ओ लेवल और आईजीसीएसई का पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उनमें मसला आता है। लाइक उनका डिफिकल्टी लेवल उनका हाई और लो हो सकता है, ठीक है। और एक बच्चा यहाँ पर पूछ रहा है सर कैन वी स्कोर 200 मार्क्स। बच्चे इंशाल्लाह, ऑल ऑफ यू, अगर आपने हमारी दी हुई हिदायत को फॉलो किया तो इंशाल्लाह 200 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है।
और 200 मार्क्स लेना मैं कहता हूँ जरूरी भी नहीं है। आपने देखना होता है कि आपकी थ्रेश होल्ड कहाँ बन रही है बच्चों। अगर तो 170 पे आपको ए ग्रेड मिल रहा है, ए स्टार मिल रहा है, तो फिर आपको 200 लेने की जरूरत क्या है। हाँ, वो अच्छी बात है कि आपको मार्क्स मैक्सिमम लेने चाहिए, और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो जाहिर है इंशाल्लाह आ सकते हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम है ओ लेवल का, वो बेसिकली 160 मार्क्स का आता है, जिसकी वेटेज वो बाद में 200 कर देते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। आई थैंक होप यू। बेटा आप सब लोगों को जो ओरिएंटेशन आज सर आकिब ने प्रेजेंट की है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और एक ओरिएंटेशन में कुछ बातें, आई होप माई स्क्रीन स्क्रीन इज विजिबल। आमना बेटा, इज माई स्क्रीन विजिबल? तलाल इब्राहिम, माई स्क्रीन विजिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा? यस। सो इस इन ओरिएंटेशंस का जो सोली प्लेटफॉर्म, जो जो मकसद है बेटा, वो आप सब लोगों को सिर्फ ये समझाना है कि हम पढ़ाएंगे कैसे, हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या होगा, नंबर वन। नंबर टू बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों ने हमसे बार बार, कल मैंने भी ओरिएंटेशन दी, आज सर आकिब ने भी आपको ओरिएंटेशन दी, तो आपको कुछ बातें समझ आई होंगी कि देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, आपके पास्ट पेपर्स, एंड नंबर टू, मैं रिपीट करूं बेटा, नंबर वन इज योर पास्ट पेपर्स, एंड नंबर टू आपकी बेटा मार्किंग स्कीम। दीज टू आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। हम इन्हीं दो चीजों के ऊपर पास काम करेंगे। हम बेटा आपको 10 साल के पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कराएंगे, हम उनको बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, जिसकी वजह से आपकी चीजें उतनी ही ज्यादा इंशाल्लाह स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी और आपको चीजें क्लैरिटी की तरफ लेकर आएंगी। एंड फर्दर मोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, इवेंचुअली आप सब लोगों ने इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में एडमिशन लेना है। एंड फॉर दैट, आई बीइंग एन इंजीनियर, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नास्ट बैक इन 2015। आई विल गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी, दैट हाउ आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में कैसे आपने प्लान करना है। अब मैं नस्ट से ग्रेजुएट हुआ, हम नस्ट में कैसे गेट इन करेंगे, देन लम्स, देन आईबीए, देन जीकी, देन फर्दर मोर हम इंटरनेशनल एडमिशन्स पे जब जाएंगे, जब एएस आप कर लेंगे, तो हम कोशिश करेंगे हम सैट की भी तैयारी आपको इसी में ही इनकॉर्पोरेट करके देंगे। कोशिश करेंगे आपको सैट की भी तैयारी कराएं, क्योंकि इवेंचुअली वन वे और अनदर वे आप सब लोगों ने बेटा यूनिवर्सिटीज की तरफ, एडमिशन्स की तरफ जाना है। आप देखें, ओ लेवल्स आप पढ़ रहे हैं, आप ए लेवल्स पढ़ रहे हैं, दिस ऑल थिंग कंबाइंस, और इवेंचुअली आपने फिर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट देने होंगे। तो उसके लिए हम ये सारी की सारी चीजें आपको गाइड कर रहे थे कि आप आज के दिन में सिर्फ ये मत देखें कि आपको पढ़ाया क्या गया है, आप ये चीज देखें कि ये आगे हमारी जर्नी में, एंड टिल योर इंजीनियरिंग आपको कैसे हेल्प आउट करेगी। We need to get in some universities जैसे नास्ट, प्यास, जीकी, लम्स, आईबीए, एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपकी जितनी भी हैं, उनमें हम कैसे इन चीज़ों को लेकर चल सकेंगे। फॉर दैट बेटा हमारा ये सेशन प्रॉपरली स्टार्ट होगा, ठीक है। अब से हमारे बेटा जो एडमिशन्स जो है वो ओपन है, ठीक है। आप लोग बेटा एडमिशन्स ले सकते हैं। फर्दर मोर, आप बाकी अगर एकेडमीज को देखेंगे, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, दे आर टेकिंग 3 days क्लासेस पर वीक, एंड वी आर हैविंग 5 days क्लासेस पर वीक, विच मीन्स कि आपको हम उतना ही ज्यादा चीजें हसल में नहीं कराएंगे, विल गो रियल स्लो, और ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आए। जो लोग जिनको नहीं समझ आ रही होगी उनको प्रॉपरली समझाया जाएगा। We will try to have some extra classes as well. And this is our account detail. Please take a screenshot of it. इवेंचुअली आपको हेल्प आउट करेगी। एंड फर्दर मोर, ये बेटा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और एक एकेडेमिया का हमारा प्लेटफॉर्म है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमारी जितनी भी लेटेस्ट डिटेल्स होंगी और जो भी हमारे इस तरह के सेमिनार्स होंगे उसके बारे में हम आपको कंटेंट वगैरह अपलोड कर दिए जाएंगे। फर्दर मोर, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज, आप लोगों को बेटा कोई भी किसी किस्म की जो टॉपिकल्स हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं, यू डोंट नीड टू डाउनलोड दोज फ्रॉम और बाय दीज डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी सोर्स। हम आपको बेटा ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इवेंचुअली। हमारी साइट है बेटा, हम उस साइट के ऊपर ये अपलोड कर दिया करेंगे, देन विल प्रोवाइड यू लिंक, और आप डायरेक्टली वहां से जाके डाउनलोड कर सकेंगे। बेटा चैट बॉक्स मुझे ओके कॉल दें, इज एवरीथिंग क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा?
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बेटा आप सब लोगों का। विल आई आई होप टू सी यू इन इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम बेटा रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए आप लोगों के एडमिशन्स ओपन है। आप इस कांटेक्ट नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली इंशाल्लाह हम सून क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।